एवरीवन, वेलकम बैक टू नयनश्री क्लासेस एंड दिस इज नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली चर्चा जो करने वाले हैं वो केवीएस एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर करने वाले हैं कि केवीएस एग्ज़ाम की तैयारी आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। यदि आप अभी भी बिल्कुल ब्लैंक हैं, ब्लैंक इन द सेंस अभी भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरू करें, तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी भी कुछ भी समझ में नहीं लग रहा है कि किस तरीके से इस एग्ज़ाम की तैयारी आपको शुरू करनी चाहिए। और ब्लैंक होना बिल्कुल जायज़ है क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम में बदलाव किए गए हैं उन बदलाव को देखकर एक डर भी है स्टूडेंट्स के मन में, पर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मेहनत करते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं डर होता है, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मेहनत करने की आवश्यकता है आपको। कुछ ही समय की बात है, आपको यहाँ पर एक फिक्स टाइम जो आप मान के चलिएगा कि आपको 3 से 4 महीने का समय दिया जाएगा, इससे ज़्यादा का समय आपके पास नहीं है। तो इस फिक्स टाइम तक ही आपको मेहनत करनी है और यही मेहनत आपकी जो है आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाली है। तो इसको आप अपना एक अंतिम मौका जो है लेके चलें कि एक मेरे पास एक अंतिम मौका है जिसमें मुझे खुद को प्रूव करना है। चाहे आप गर्ल हों चाहे आप बॉय हों, कोई भी हो, आप जो है यहाँ पर एक अपना फिक्स करके चलें कि हाँ इस बार इस एग्ज़ाम को हमें टारगेट करना है, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है यहाँ पर मोटिवेट होना चाहिए इस चीज़ के प्रति। आपके मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि यार इतनी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं तो किस तरीके से एग्ज़ाम क्रैक होगा। आप बिल्कुल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट क्रैक करते हैं वो भी आप ही लोगों में से होते हैं, कुछ अलग से नहीं आते हैं। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। आज मैं बेसिकली यहाँ पर बात करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से इस एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल शुरू से शुरू कर सकते हैं। सो आइए यहाँ पर जानते हैं। अगर मैं बात करूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम की नीड आपको समझना है। जैसे आपको एक चीज़ मैं समझाती हूँ। आपको छत पे जाना है और ये आपकी ये जो है सीढ़ी है, ये आपका छत है। ये सीढ़ियाँ आपकी जो है यहाँ पर लगी हुई हैं, कुछ इस तरीके से आपकी जो है सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। अगर ये पहली सीढ़ी नहीं होगी तो क्या आप कभी यहाँ पर पहुँच पाओगे? आप कभी यहाँ पर नहीं पहुँच पाओगे। तो ये जो पहली सीढ़ी है ना, ये पहली सीढ़ी ही आपकी क्या होती है, आपका बेस होती है। मतलब इसी सीढ़ी से आप ऊपर जाते हैं। ऐसे ही किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे पहली सीढ़ी है वो होती है आपकी, क्या होती है, वो होती है आपकी कि आप इस एग्जाम की नीड को समझें। उस नीड को जब आप समझ गए तो आपके सामने एक जो टारगेट है वो क्लियर रहेगा। आपको चीज़ें समझ लगेंगी कि आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या नहीं पढ़ना है और आपको किस तरीके से मेहनत करनी है। तो सबसे पहले आपको जो है इस एग्ज़ाम की नीड समझनी है। अब समझ में ये नहीं लग रहा होगा कि नीड कैसे समझें इस एग्ज़ाम की, तो मैं आप सभी को ये बोलूँगी कि नीड समझने के लिए आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि केवीएस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाने हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं हार्ड कॉपी में। हार्ड कॉपी ही लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी। सॉफ्ट कॉपी से मत सॉल्व करिएगा क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में उतना जो है हमारा फोकस नहीं बन पाता है। हार्ड कॉपी में जो है ना टिक कर सकते हैं आप उस चीज़ को, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वहाँ पर होती हैं कि आप जो है आपके पास हार्ड कॉपी होती है तो आप उसको बार बार रिविज़न करने के लिए जो है मोटिवेट रहते हैं। तो आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ठीक। उस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखें। अभी आपको समझ में ये नहीं लग रहा होगा कि हम अभी नए नए हैं, अभी कुछ भी नहीं पता है इस एग्ज़ाम के बारे में और आप कह रही हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखें, तो कैसे संभव है। आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सॉल्व करना है, मैं बस आपको ये कह रही हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आपको, जैसे बुक उठाई आपने तो उसको बस जस्ट आपको रीड करना है। रीड इन द सेंस जैसे आपने पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खोला, लाइक आपने 2018 का ही खोला, तो आपको ये देखना है कि इंग्लिश में आपसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, एंटोनिम्स आ रहा है, सिनोनिम्स आ रहा है और क्या आपसे पूछा जा रहा है। आप जब सीडीपी में गए तो आपने देखा किस तरीके से थ्योरीज वहाँ पर पूछी जा रही हैं आपसे, अधिगम के सिद्धांत से किस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है और किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथमेटिक्स आ रहा है तो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको बस यही चीज़ समझना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर जो है लगाना नहीं है, बिना पेन पेपर के आपको बस पेपर्स को देखना है। देखने इन द सेंस आपको सिर्फ ये देखना है कि पेपर कैसा आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। जब आप इतना देख लेंगे 2-4 पेपर में, जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपके माइंड में रहेगा अरे ये तो हमारे प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि सबसे पहले इस एग्जाम की नीड को आप समझें। कभी भी आप इस चीज़ को इग्नोर ना करिएगा, ना केवल केवीएस एग्जाम के लिए, अदर एग्जाम के लिए भी मैं आपको कहूँगी कि आप इस एग्जाम की नीड जरूर समझें जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं। तो
ठीक, तो पहली चीज़ आपने समझ ली कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करना है अभी, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। दूसरा काम यहाँ पर आपको क्या करना है, दूसरा काम यहाँ पर आपको करना है कि आपको इस एग्जाम का पैटर्न समझना है। पैटर्न समझना है इन द सेंस आपको ये देखना है कि पैटर्न किस तरीके का इस बार आपसे पूछा जाने वाला है, क्योंकि इस बार केवीएस एग्जाम में बदलाव हुए हैं। 70% आपका जो वेटेज है वो रिटन एग्जाम का। अब रिटन को आप ऐसे मत समझ लीजिएगा कि आपको जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप जो वहाँ पर लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपका मल्टीपल चॉइस टाइप के ही क्वेश्चन आने वाले हैं, सीबीटी बोर्ड में एग्जाम होगा, तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका पैटर्न क्या है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम यही चीज़ समझ लेते हैं, अभी भी कुछ बच्चों को क्लियर नहीं है कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो अगर मैं बात करूँ रिटन एग्जाम की, तो रिटन एग्जाम में जो है आपसे 4 पार्ट पूछे जाएंगे, जिसमें आपका जो पार्ट 1 है, ध्यान से समझिएगा, इस पार्ट 1 में आपसे क्या पूछा जाएगा, लैंग्वेज पूछी जाएगी। ठीक है, लैंग्वेज पूछी जाएगी। अब ऐसे विद्यार्थी जिनको ये पता है कि हमारा जो है पैटर्न क्या है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लीजिए, ठीक है, आगे से देख लीजिए। ठीक, लैंग्वेज में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, लैंग्वेज में जो है आपको हिंदी पढ़ना है, हिंदी, और आपको क्या पढ़ना है लैंग्वेज में, और आपको पढ़ना है यहाँ पर इंग्लिश। ठीक, ये आपसे 20 मार्क्स के यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। अब बात आती है पार्ट 2 की कि आपसे पार्ट 2 में क्या पूछा जाने वाला है। तो पार्ट 2 में आपसे पूछा जाने वाला है आपका करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, और आपसे क्या पूछा जाने वाला है, और आपसे यहाँ पर पूछा जाने वाला है रीजनिंग, और आपसे क्या पूछा जाने वाला है यहाँ पर, रीजनिंग के अलावा आपका कंप्यूटर। ठीक, अगला आता है आपका पार्ट 3। आपसे पार्ट 3 में क्या क्या पूछे जाने वाला है, तो पार्ट 3 में देखिएगा आपसे क्या पूछा जाएगा इस बार। पार्ट 3 में आपसे सीडीपी पूछा जाएगा। ये आपके 10 मार्क्स के हैं, ये आपका 5 मार्क्स का है, और ये आपका 5 मार्क्स का है, ये आपका 60 मार्क्स का है। मैं मार्क्स क्यों बता रही हूँ आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। आज का ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मुझे इंक्लूड करनी है, इसलिए लंबा हो सकता है। अब बात करते हैं हम पार्ट 4 की कि पार्ट 4 में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो पार्ट 4 में आपसे अगेन लैंग्वेज पूछी जाएगी, जिसमें आपकी हिंदी होगी, अगेन आपसे यहाँ पर इंग्लिश होगा, हिंदी, इंग्लिश, और क्या होगा आपसे ईवीएस होगा, और आपसे मैथ्स होगा। ठीक है, ठीक, इतनी चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी, और ये जो आपका पोर्शन है ये आपके 80 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि 20 मार्क्स में लैंग्वेज, 20 का यहाँ पर ये पार्ट 2, एंड आपका पार्ट 3 60 का, एंड आपका पार्ट 4 80 मार्क्स का है। ठीक, अब यहाँ पर मैंने आपको कहा पैटर्न को समझना है, तो आपने देखा कि इस तरीके से हमसे सब्जेक्ट्स पूछे जाने हैं इतने मार्क्स का। मैंने क्यों आपको मार्क्स लिखवाए हैं, क्योंकि यहाँ से आपको ये समझना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा मार्क्स का पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो आपको यही फोकस करना है। तो आपने देखा, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं बात कर रही हूँ कि आपको ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट ज़्यादा मार्क्स का पूछा जा रहा। तो आपने देखा लैंग्वेज, यहाँ पर भी आपसे 20 मार्क्स का पूछा जा रहा, और यहाँ पर भी आपसे लैंग्वेज पूछा जा रहा है। ठीक है, दूसरा आपने देखा कि सीडीपी आपसे 60 मार्क्स का पूछा जा रहा है। वैसे तो आपका सबसे बड़ा पोर्शन 80 मार्क्स वाला है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 60 वाले को ले जा रही हूँ, क्योंकि ये अकेला 60 मार्क्स का आ रहा है, यानी कि सबसे जो आपका ज्यादा मार्क्स का पूछा जाने वाला है वो ये है, यानी कि इसको आपको प्रायोरिटी 1 दे देनी है, और इसको आपको प्रायोरिटी 2 दे देनी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर ये देखा कि सबसे ज्यादा मार्क्स का हमारा सीडीपी, यानी कि इस एग्जाम में जो सबसे बड़ा पोर्शन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा वो हमारा सीडीपी करेगा, उसके बाद हमारा लैंग्वेज करेगा। एक चीज आपने समझ ली कि सीडीपी और लैंग्वेज बहुत बड़ा इसमें जो है आपका कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो इसमें आपको क्या समझ आया कि सीडीपी हमें सबसे पहले कवर करनी है, और उसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज पे कमांड बनानी है। क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज पे कमांड होनी ही चाहिए। लैंग्वेज पर कमांड ना केवल इस एग्जाम में आपको सफलता दिलाएगी, बल्कि आपके इंटरव्यू में भी आपकी हेल्प करती है। वहीं आपका सीडीपी भी सेम है, ना केवल आपको एग्जाम में सफलता दिलाएगी, बल्कि सीडीपी से कई सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आपसे पूछे जाते हैं। डेमो टीचिंग अलग है, बाकी इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो सब्जेक्ट आपके ज्यादा मार्क्स का है सबसे पहले आपको उसको कवर करना है, फिर धीरे धीरे करके आपको एक एक अपने सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर करने हैं। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू की मैं अगर बात करूँ कि कौन से सब्जेक्ट हैं जो इंटरव्यू के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर देखिए इंटरव्यू के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, अभी से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल भी बिल्कुल। यहाँ पर आप ये सोच के चलिए कि इस बार करना है तो करना है, चाहे कैसे भी करना है। ठीक है, 3 महीने आप अपनी नींद को, अपने खाने को, अपनी हर एक चीज को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, और अपने आप पर थोड़ा सा काम कर लें, ताकि आप जीवन भर जो है पछतावा ना हो आपको। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं इंटरव्यू की बात इसलिए कर रही हूँ कि इस पूरे प्रोसेस को अलग अलग मत करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस पूरे प्रोसेस को एक ही मान के चलिए, सब प्रोसेस मत कर बनाइए। इसको आप एक ही प्रोसेस मान के चलिए कि हमारा जो रिटन है और जो इंटरव्यू है एक ही पूरा एक ही भाग है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि आपसे इंटरव्यू में जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जो सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, वो है आपके सीडीपी और वो है आपका लैंग्वेज। ये आप मान के चलें कि आपसे सीडीपी और लैंग्वेज से तो क्वेश्चन बनने ही है। जैसे अगर मैं सीडीपी से बात करूं तो आपसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूछी जा सकती है, आपसे नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क पूछा जा सकता है, आपसे आरटी 2009 पूछा जा सकता है, आपसे पोर्टफोलियो पूछा जा सकता है, आपसे असेसमेंट, आपसे अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस, कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी वहां पर पूछा जा सकता है। तो सीडीपी के कॉन्सेप्ट ना केवल आपके जो फैक्चुअल है बल्कि जो आपकी व्यवहारिक चीजें भी हैं, जो आपका सीडीपी का सिलेबस है उसमें व्यवहारिक चीजें ज्यादा है, तो वो व्यवहारिक चीजें भी आपसे पूछी जाएंगी। आपसे जो है वहां पर डिसीजन मेकिंग आपकी चेक की जाएगी। कई सारी चीजें हैं जो आप सीडीपी से सीख के जाते हैं, वहां पर आपसे पूछी जाती हैं, है ना। शिक्षण की विधियां आपकी कितनी महत्वपूर्ण है, वहां पर आपसे पूछे जा सकती हैं। तो सीडीपी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई। दूसरा आपके लिए लैंग्वेज, जैसे अगर मैं लैंग्वेज की कहूँ तो हिंदी में आपसे वर्तनी शुद्धिकरण को वो बोल देते हैं, बोर्ड लगा है तो आप उस पर वर्तनी शुद्ध करके बताइए, कुछ भी आपसे वहां पर पूछा जा सकता है। इंग्लिश भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है वहां पर। तो आपको अपनी लैंग्वेज और सीडीपी पर बेसिक रूप से बहुत अच्छे से कमांड बनानी है, ताकि आपका जो है इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करे। क्योंकि आपका 1 महीने का टाइम होता है, उस बीच में बहुत सारी चीजें जो है, एंग्जाइटी इतनी होती है, इतना किसी में हिम्मत नहीं है कि वो जाके सारे कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ सके। तो अपनी तैयारी को इस तरीके से करिए कि आप उस पूरी प्रोसेस में जाने वाले हैं। कभी मत सोचिए कि पहले रिटन निकल जाए फिर देखेंगे। अगर यही सोच रही ना तो फिर कहीं के नहीं रह जाएंगे। ये सोच के चलना है कि मेरा इंटरव्यू है, बिल्कुल है। अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा इंटरव्यू है और मुझे अभी से उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। आपको अपनी पर्सनैलिटी उसी तरीके से डेवलप करना है अभी से। ओके, आई होप इस चीज को समझ रहे होंगे। इसके बाद मैंने लिखा है कि आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटीज रीड करनी है। क्योंकि एनसीईआरटीज बिल्कुल बेसिक है आपकी, बेसिक इन द सेंस यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटीज में आपको किसी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बस 2 सब्जेक्ट बताए थे, जैसे ईवीएस और मैथ्स आपको बताया है, जिसमें आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एनसीईआरटी कहाँ पढ़ना है आपको? ईवीएस में पढ़ना है, मैथ्स में पढ़ना है। ईवीएस में जो आपकी एनसीईआरटी आती है वो आपसे 1 से 5 यानी कि 3, 4, 5 की होती हैं, बाकी 1, 2 में नहीं होती है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है उसमें लैंग्वेज और मैथ्स ही पढ़ाई जाती है कक्षा 1 में। ठीक, तो आपको ईवीएस में 3, 4 और 5 की जो है एनसीईआरटी पढ़नी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सोशल स्टडीज की भी 2 बुक बताई थी, वो आपके लिए ऑप्शनल है, आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहें कोई बाध्यता नहीं है। अब ईवीएस में एनसीईआरटी जब आप पढ़ने बैठेंगे तो क्लास 3 की जो एनसीईआरटी है, जैसे आप उससे शुरू करेंगे क्लास 3 की एनसीईआरटी से। मैं क्यों कह रही हूँ कि आप जो है एनसीईआरटी से शुरुआत करें? एनसीईआरटी से पढ़ने पर आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्योंकि इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तो पूरी प्रोसेस बहुत ज्यादा बोरिंग हो सकती है और आपका जो पूरा चीजें हैं ना वो खराब हो सकती हैं। तो बेहतर होगा कि पहले आप इंटरेस्ट डेवलप करें, जो एनसीईआरटी से आपका डेवलप हो सकता है। ओके, आपने अपने सारे सब्जेक्ट्स को समझ लिया, ये समझ लिया कि क्या पहले पढ़ना है, इतनी चीजें आपने कर ली। अब आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको क्लास 3 की एनसीईआरटी पढ़नी है, ईवीएस की, जिसमें देखिए आपको सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको पहले कह देती हूँ, कुछ भी इतना नहीं होता एनसीईआरटी में। छोटे बच्चों की बुक है, इतने नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं वो, उनकी एनसीईआरटीज में इतना नहीं होता है। जैसे मैं पूरी एनसीईआरटी की बात करूँ क्लास 3 की, तो उसमें कुछ जो चीजें महत्वपूर्ण लगी हुई, जैसे मैं बता सकती हूँ आपको, पेज नंबर तो मुझे नहीं याद है। जैसे फूड के बारे में एक में बताया गया कि अगर केरल का है कोई स्टूडेंट तो उसका फूड कैसा होगा, अगर कोई गुजरात का है तो कैसा होगा, गोवा अगर जा रहा है तो किस तरीके से उसका फूड होगा, अगर स्थान के बारे में जैसे घर है तो किस तरीके के होंगे, अगर लद्दाख में घर है तो कैसा होगा, दिल्ली में घर है तो कैसा होगा, अगर उसका घर असम में है तो कैसा होगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बस कुछ ही चीजें महत्वपूर्ण है, वही आपको याद रखनी है, उन पर आपको अंडरलाइन कर लेना है, ताकि आप अगली बार वही रिवीजन करें। पूरी एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है। आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे। ऐसे ही आपको क्लास 4 की एनसीईआरटी पढ़नी है, ऐसे ही आपको क्लास 5 की, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया उसी की मदद से आपको पढ़नी है कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको हाईलाइट कर लीजिए, और बाकी के किसी आपको जो है कोई चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी दोबारा से। पहली बार सारी चीजें पढ़ना है, क्योंकि आपको व्यवहारिक अपना ज्ञान वहां पर जोड़ना है, जो कि आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगा। तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी है, लेकिन महत्वपूर्ण जो है उनको हाईलाइट करिए, नेक्स्ट टाइम वही रीड करिए। तो ये यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी की बात की। फिर आपको मैथ्स की एनसीईआरटी जो है, मैंने आपको बताया हुआ था कि मैथ्स की एनसीईआरटी जो है आपको पढ़नी होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको कहा था कि 1 to 5 तो बेसिक है, लेकिन आपका लेवल जो है बढ़ सकता है, तो आपको 6 to 10th भी बहुत अच्छे से पढ़ के जानी चाहिए।
उसके लिए मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से, मैं ज़्यादा चर्चा इस पर नहीं करूँगी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आप समझ गए हैं, सबसे पहले नीड समझना है, नीड के बाद आपको सब्जेक्ट समझना है, पैटर्न समझना है, पैटर्न समझने के बाद आपको ये देखना है इंटरव्यू में कौन सा महत्वपूर्ण है, फिर आपको ये देखना है एनसीईआरटीज़ को आपको सबसे पहले रीड करना है, उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट्स रीड करने हैं, जैसे आप सबसे पहले सीडीपी को रीड करेंगे, है ना। उसके बाद अपने 1 बाय 1 करके सब्जेक्ट्स अपने रीड करते जाइए, अपने पूरा जो है सिलेबस को कवर करते जाइए, लेकिन उसके साथ ही साथ आप अपना नोट्स जरूर बनाइए। यहाँ पर आप कभी भी 2 स्टूडेंट्स को कंपेयर करिएगा, एक ऐसा स्टूडेंट जिसने नोट्स नहीं बनाए हैं और वो बस पढ़ रहा है, एक ऐसा स्टूडेंट जिसने नोट्स बनाए हैं और वो अच्छे से पढ़ रहा है। अंतर आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा। जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसका नोट्स बनाइए ताकि लास्ट टाइम आप रिवीजन कर पाएँ। नोट्स ना केवल आपको जो है वहाँ पर क्या कहते हैं लास्ट टाइम हेल्प करेंगे, बल्कि आप टेंशन में जो आते हैं ना, तो वो नोट्स थोड़ी सी आपकी टेंशन को दूर भी कर देते हैं। आपको रहता है कि मैंने कहीं ना कहीं वो चीज़ मेंशन की हुई है ना, तो आपको कॉन्फिडेंट जो है वहाँ पर फील होना चाहिए लास्ट टाइम भी। तो उसके लिए बेहतर है कि आप अपने नोट्स जरूर बनाएं, ठीक। उसके बाद बात आती है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप जो है टेक्स्ट बुक से टेस्ट परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ पहले से बता देती हूँ कि आपको टेक्स्ट बुक में पैसे देने पड़ते हैं, 300 रुपये मात्र देने हैं। 1 साल की आपकी वैलिडिटी होगी। जब आप ऑफलाइन टेस्ट लेते हैं, ऑफलाइन इन द सेंस जैसे आपने मार्केट से कोई प्रैक्टिस सेट परचेज किया तो 150 के लगभग आएगा, और वहीं 300 रुपये में आपको काफ़ी सारे टेस्ट मिल जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि टेक्स्ट बुक से टेस्ट परचेज कर लीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, तो मैं करवा दूंगी आपको, और मतलब मैं आपको हेल्प कर दूंगी कि किस तरीके से परचेज होता है। उसके बाद अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप ऑफलाइन यानी कि आपके जो प्रैक्टिस सेट है वो मार्केट से खरीद सकते हैं, ठीक। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रैक्टिस कब से शुरू करना है, ये स्टूडेंट्स को जनरली कन्फ्यूजन होता है। तो प्रैक्टिस आप जब से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं आपको तभी से शुरू कर देना है। ये नहीं है कि मैं अरे मेरा पहले कोर्स कवर हो जाए उसके बाद में करूँगा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि प्रैक्टिस से भी आप कई सारी चीज़ें सीखते हैं। टेक्स्ट बुक से जब आप टेस्ट देंगे तो वहाँ पर देखेंगे सॉल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं। वो जो सॉल्यूशन आपने देखा है उसमें कुछ महत्वपूर्ण मिलता है, देन प्लीज़ आप उसको भी मेंशन करें, अपनी कॉपी में एक अलग से कॉपी बनाएं, उसमें ज़रूर से मेंशन करें और लास्ट टाइम उसको रिवीजन करके जाएं। यकीन करिए वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये रही आपकी प्रैक्टिस। अब सबसे बड़ा जो फोबिया मैं कहूँगी, एक डर जो बना हुआ है स्टूडेंट्स के मन में, वो है इंटरव्यू को लेकर। क्योंकि एक इंटरव्यू की वजह से बच्चे इस एग्जाम में डर रहे हैं कि इस बार वेटेज भी चेंज हो गया है, इंटरव्यू सिर्फ इंग्लिश में होता है। तो आप गलत सोच रहे हैं, अगर आप एज अ टीचर ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं। आप एक टीचर बनने वाले हैं तो टीचर के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए या फिर उसके विचार अच्छे होने चाहिए। अंतर महसूस करना कि एक टीचर आप बनने जा रहे हैं तो आपके विचार अच्छे होने चाहिए, आपकी जो भाषा है उसमें जो है आपकी जो है सरलता होनी चाहिए कि दूसरे को समझ में आए, इस तरीके की लैंग्वेज होनी चाहिए, या फिर आपको प्योर इंग्लिश आनी चाहिए। सोच के देखिएगा तो आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। डर को दूर करिए, आपको मौका मिला है, खुशकिस्मत हैं आप सभी लोग कि जिनको ये मौका मिला है। आप इस चीज़ को महसूस करिए कि 2018 में पेपर हुआ था, तब से जाके आज हो रहा है, और अगली बार कब होगा, आपके बच्चे खुद प्राइमरी स्कूल में जाने लगेंगे तब होगा ये एग्ज़ाम। किसी को कुछ नहीं पता है ना। 5 साल का जब बच्चा होता है तो प्राइमरी स्कूल में जाने लगता है, तो वो दिन भी दूर नहीं रहेगा अगर आप लोग अभी भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। तो बेहतर होगा इस चीज़ को समझें और अपनी पढ़ाई में लग जाएं। जो डर है उनको दूर करें। कहाँ से शुरुआत करनी है, कैसे करनी, मैं बता चुकी हूँ। डिटेल सिलेबस, मुझे लग रहा था कि डिटेल सिलेबस में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इंग्लिश में मेंशन किया गया था, तो मैंने उसको पूरा डिकोड किया है इवन आप सभी के लिए। तो वो डिकोड किया गया वीडियो जरूर देख लें कि भाई सिलेबस में आपसे जो मेंशन किया गया है वो किस तरीके से आपको जो है कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इवन मैंने एक बुक भी बताई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है, थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और आप सभी के सपोर्ट की वजह से ही यहाँ तक पहुँची हूँ, और आगे भी आप सभी के सपोर्ट से ही आगे बढ़ूंगी। आप सभी के सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। और अभी तक के सपोर्ट के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।